Good morning. Today we will see next chapter, that is CPU scheduling and algorithm. I will suggest better you keep book with you so that you can read, because mostly there are numericals, short numericals which you can understand only when the book is in front of you. Okay. CPU शेड्यूलिंग एंड algorithm क्या रहेगा इसमें कि शेड्यूलिंग करो मतलब शेड्यूल करो, टाइम टेबल बनाओ, और algorithm मतलब क्या रहता है, इट इज़ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और कोई भी चीज़ हमें करनी है तो algorithm, यानी आप लोग अभी थर्ड ईयर में हो, आपने बहुत सारी चीज़ों सब्जेक्ट में algorithm बनाया रहेगा, या फिर अननोइंगली जो कोई भी आपका प्लानिंग रहता है वही क्या रहता है, आपका algorithm रहता है। यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट ऑफ CPU शेड्यूलिंग। अभी CPU को शेड्यूल क्यों करना है, शेड्यूलिंग क्यों करना है CPU का, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को टाइम टेबल बनाना पड़ता है अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन या फिर मल्टीपल चीज़ें हम लोग को करनी रहेगी विथ अ लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर मान लो मैं अकेला स्टाफ हूँ, मैं एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, कोई शेड्यूलिंग की ज़रूरत है क्या? तो आंसर है आपका नहीं। लेकिन जब हम लोग 4 जन हैं, सब्जेक्ट रहेंगे 4 या 5 जन, और आप लोग एज अ स्टूडेंट एक ही कैटेगरी हो, तो कौन सा सब्जेक्ट कभी कौन पढ़ाएगा, इसका एक टाइम टेबल जैसा बनता है, वही हो गया आपका शेड्यूलिंग। But what in case of the CPU or computer or operating system? Then answer is simple, that normally there is only one CPU, there are multiple processes, multiple resources, multiple input output devices. So better we shall schedule everything, especially CPU। क्यों? क्योंकि CPU के पास कौन सी प्रोसेस कभी आएगी, कौन से टाइम पे आएगी, कौन से टाइम पे जाएगी, या फिर एवरी प्रोसेस विल अपीयर एट द प्रोसेसर आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, या फिर प्रायोरिटी के हिसाब से आएगी, ये सब डिसाइड करना, यानी आपका क्या हो गया, CPU का शेड्यूलिंग। मतलब कंसेप्ट ऑफ शेड्यूलिंग क्या बोलता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कौन किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। द प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग एक्टिविटी इज द प्रोसेस मैनेजर that handles the removal of running process from CPU and selection of the new process। CPU को शेड्यूल करते हो मतलब आप क्या करते हो, आपके पास एक प्रोसेसर है, कोई भी प्रोसेस को सिलेक्ट करो, उसको असाइन कर दो CPU के पास, CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वापस से रिमूव करो। यही चीज़ क्या हो गई, सिलेक्शन एंड रिमूवल। यही टास्क कंप्लीट करना है, बट अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। यही कंसेप्ट क्या हो गया आपका CPU का शेड्यूलिंग। कोई भी प्रोसेस हम लोग ने देखा है, आप एक डायग्राम देख लो, देखो आपके सामने डायग्राम है, प्रिंटेड क्या है, नॉन प्रिंटेड क्या है, वो बाद में समझेगा। अभी के लिए मान लो न्यू प्रोग्राम। न्यू प्रोग्राम क्या होता है, वेटिंग प्रोग्राम, वेटिंग फॉर द CPU। यानी स्टेट डायग्राम याद करो, स्टेट डायग्राम में जो प्रोग्राम वेट होता है CPU के लिए, वो कौन से स्टेट में होता है, रेडी। एज सून एज रेडी, शेड्यूलर बीच में काम करता है। यहाँ पे कौन सा शेड्यूलर काम करेगा, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या असाइन करता है, जो प्रोग्राम रहेगा वो CPU को असाइन करेगा। नॉर्मल एग्जीक्यूशन रहा तो वापस से स्टेट डायग्राम याद करो, वो टर्मिनेट या फिर एग्जिट हो जाएगी, और एल्स ऊपर वाला एरो जो दिख रहा है प्रिंटेड प्रोग्राम, वो हो सकता है। यानी नीचे वाली भी डायग्राम देखो आप, उसमें दिखता है न्यू प्रोसेस एंट्री करती है रेडी क्यू में। रेडी क्यू को जैसे भी CPU मिलता है, CPU एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को। भी दो चांसेस है, दो कंडीशन है, आइडर इट विल प्रॉपरली एंड और बाहर निकल जाएगी, और एल्स इट विल रिक्वायर और इट विल रिक्वेस्ट फॉर सम IO डिवाइसेस। अगर ऐसा होता है तो वो कहाँ पे चली जाएगी, वेटिंग स्टेट पे चली जाएगी, जो वेट स्टेट करके हमारी स्टेट डायग्राम में था वहाँ पे चली जाएगी। ये देखो अभी ये कहाँ से जाएगा,
ये यहाँ से होके यहाँ पे, ये कौन सी स्टेट है, तो आपकी वेट स्टेट है। वेट स्टेट में जो चीज़ के लिए या फिर जो पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए वो वेट स्टेट में चली गई थी, एज सुन एज इट गेट्स completed again it will enter into the ready queue and now it will move on CPU and execution will be terminated properly। ये था आपका शेड्यूलिंग मॉडल, जिसमें क्या रहेगा, न्यू प्रोसेस रेडी क्यू में आती है, रेडी क्यू से CPU से वो एग्जीक्यूट होके एग्जिट होती है। अभी CPU शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है, टारगेट मतलब वो हम लोग को सोचना है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है डिप्लोमा करने का, कि अच्छे मार्क मिला के आगे डिग्री करो या फिर अच्छे जॉब पे लग जाओ या फिर एक कोई तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करो जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड रहेगा, हार्डवेयर रिलेटेड रहेगा, या फिर नेटवर्किंग या फिर और कोई सपोर्ट में रहेगा। तो सिमिलर वे देयर आर मल्टीपल शेड्यूलिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब शेड्यूलिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जो टोटल 11 है उसमें से आपको 5 या 6 तो लिखने हैं, अगर खुद से लिख रहे हो तो, और सामने से पूछा जाए तो आपको वो लिखने हैं। ये देखो, फर्स्ट वन इज फेयरनेस मतलब क्या, कि मैं जब भी शेड्यूलिंग करूँगा तो शेड्यूलिंग कैसे होना चाहिए, प्रॉपरली। ऐसा ना हो कि कोई एक प्रोसेस को कभी CPU मिले ही नहीं और एक प्रोसेस को ही CPU मिले। ये फेयर डिसीजन है क्या, नहीं। बोलते हैं ना कि दिस इज़ अनफेयर, मतलब ये अच्छा नहीं है। तो फेयरनेस मतलब एवरी प्रोसेस शुड गेट इक्वल चांस ऑफ CPU टू एग्जीक्यूट। सेकंड क्या है, मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो कोई भी रिसोर्स रहते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो तो आउटपुट अच्छे से है आपका। बाद में पॉलिसी एनफोर्समेंट मतलब कुछ तो डिसाइड किया रहेगा कि ये टाइप से मेरा काम होना चाहिए। पॉलिसी रहती है, जैसी कंपनी की पॉलिसी रहती है वैसे ही वो पॉलिसी से काम करती है। सिमिलर वे यहाँ पे भी कुछ तो पॉलिसी रहेगी, वो हिसाब से ही उसका शेड्यूलिंग होना चाहिए। अवॉइड इनडेफिनाइट पोस्टपोनमेंट, अवॉइड करना मतलब टाल दो, अवॉइड कर लो। किसे, पोस्टपोन हो सकता है, वेट स्टेट मतलब भी पोस्टपोन है, लेकिन इनडेफिनाइट है क्या, वो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे जब कोई भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी तभी एग्जीक्यूशन आगे कंटिन्यू होगा। रिस्पॉन्स टाइम मतलब प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद हम लोग उसे कोई भी इनपुट देते हैं और उसके बाद आउटपुट जनरेट होके हमें मिलता है, तो यही क्या हो गया, रिस्पॉन्स टाइम। मिनिमाइज ओवरहेड मतलब ऐसा काम करो जिससे कुछ तो आउटपुट बढ़े। ऐसा ना हो कि ऐसा ही काम करते बैठे शेड्यूलर के, काम तो बहुत कर रहा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, एफिशिएंसी नहीं है। टर्न अराउंड मतलब क्या, थोड़ा सा समझदारी का काम है। देखो, एक प्रोग्राम में लिख रहा हूँ जिसमें खाली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया, वो 1 मिनट के अंदर प्रोग्राम रन हो रहा है। और एक दूसरा प्रोग्राम में लिख रहा हूँ जिसमें 10,000 बार सिंपल डॉट 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 प्रिंट करने हैं। 1 मिनट के बाद तुम लोग आए मेरे पास कि सर प्रोग्राम रन हो गया क्या कंप्लीट, मैं बोलूँगा हाँ पहला हुआ है लेकिन दूसरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि डॉट डॉट प्रिंट पहले में हो चुके हैं और सेकंड प्रोग्राम में डॉट डॉट प्रिंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम ने रिस्पॉन्ड करना चालू नहीं किया, कर दिया है, बट इन केस ऑफ सेकंड प्रोग्राम द आउटपुट आर मल्टीपल। इन दैट केस वी शुड कंसिडर द फर्स्ट आउटपुट या फिर आउटकम। जैसे भी पहला डॉट प्रिंट हो गया मतलब चालू हो गया, तो यही कंसेप्ट किधर काम आएगा आपको, टर्न अराउंड टाइम, या फिर उसके बाद अभी आएगा वहाँ पे। तो ये सब नॉर्मली कहाँ पे एप्लीकेबल है, बैच सिस्टम में। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्ट करना मतलब क्या, अंदाज लगाना। तो ऐसा ही शेड्यूलिंग करो जिससे मैं कुछ अंदाज लगा सकता हूँ। एफिशिएंसी मतलब नंबर ऑफ आउटपुट या फिर आउटकम पर यूनिट टाइम विथ रिस्पेक्टिव पर यूनिट इनपुट। तो एफिशिएंसी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। 10 मार्क का पढ़ के गए, लिखा भी 10 मार्क का और मार्क मिल रहे 2, एफिशिएंसी आपकी कम है।
10 मार्क का पढ़ के गए, 10 मार्क का लिखा लेकिन मार्क मिले 7, तो आपकी एफिशिएंसी और अच्छी है। और लास्ट में क्या है, एनफोर्स प्रायोरिटीज़, यानी प्रायोरिटी के रिगार्डिंग कोई एनफोर्समेंट रहेगी तो प्रायोरिटी के हिसाब से आप क्या करो, शेड्यूलिंग करो। ये थे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी नेक्स्ट है बर्स्ट साइकिल। बर्स्ट साइकिल मतलब क्या है कि बर्स्ट मोड रहता है कैमरे में, मालूम, टुकड़े टुकड़े में फ़ोटो आते हैं, यानी कंटिन्यूस फ़ोटो आते हैं एज एक सिंगल इमेज, लेकिन उसमें बहुत सारे फ़ोटो रहते हैं। तो वही करो, यहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूशन है या फिर अलग 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 कुछ तो एग्जीक्यूशन चालू है। तो नॉर्मली 2 टाइप के बर्स्ट होते हैं। बर्स्ट मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम आपके समझने के लिए आप सोच के रखो कि एक सिंपल लाइन है कि CPU बर्स्ट मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो टाइम स्पेंड करती है CPU के साथ कितना, तो वो उसका CPU बर्स्ट हो गया। लेकिन एक कोई भी प्रोसेस टाइम स्पेंड करती है इन इनपुट या फिर आउटपुट, ये छोड़ के कुछ होता है क्या कभी प्रोग्राम में? नहीं। प्रोग्राम आप लिखते हो तो इनपुट दिया, प्रोग्राम रन करते हो, एग्जीक्यूट किया, प्रोग्राम को इनपुट देते हो, प्रोग्राम का आउटपुट आता है। तो 2 ही चीज़ें होगी, आइदर CPU या फिर IO। तो जो CPU बर्स्ट मतलब एवरी प्रोसेस विल स्टार्ट विद द CPU बर्स्ट। क्या होगा, जो कोई भी प्रोसेस है वो हमेशा स्टार्ट किससे होगी, CPU बर्स्ट से होगी। फिर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद वो क्या करेगा, कोई तो इनपुट के लिए पूछेगा, तो आ गया IO बर्स्ट, मतलब प्रोसेस अभी टाइम स्पेंड कर रही है इनपुट में, फिर उसका कुछ तो आउटपुट जनरेट होगा विथ हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी आपका CPU, तो वो आउट बर्स्ट वापस से आएगी, कहाँ पे आ सकती है, या फिर आएगी CPU बर्स्ट, वापस से गई IO बर्स्ट, ऐसा करके एंडिंग विल बी CPU बर्स्ट ओनली। मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, बर्स्ट मतलब वहाँ पे कितना टाइम जाता है, CPU बर्स्ट मतलब प्रोसेस CPU के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है, हो गया CPU बर्स्ट। और प्रोसेस IO के साथ यानी इनपुट आउटपुट के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है, वो हो गया आपका IO बर्स्ट। स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा CPU बर्स्ट से, देन इट विल गो हियर एंड देयर, यानी CPU से IO, IO से CPU, CPU से IO, IO से CPU, और एंडिंग पॉइंट विल बी ऑलवेज द CPU बर्स्ट। समझ रहा है डायग्राम, बाजू में है देखो, CPU स्टार्ट है, बाद में IO बर्स्ट, CPU वापस IO, CPU IO, लेकिन आपको यहाँ तक नहीं लिखना है, आपको आधी डायग्राम नहीं निकालनी है, यहाँ पे इनका प्रिंटिंग मिस्टेक है। लास्ट में क्या हमेशा हम लोग को दिखाना है, तो CPU बर्स्ट दिखाना है। अभी 2 टाइप की प्रोसेस रहती है कि CPU बाउंड प्रोसेस और IO बाउंड प्रोसेस। बाउंड मतलब बंदी हुई, तो ऐसे एक प्रोसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है CPU के साथ, तो वो हो गई CPU बाउंड प्रोसेस। और एक ऐसी प्रोसेस जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है इनपुट और आउटपुट के साथ, तो वो हो गई IO बाउंड प्रोसेस। समझा, 2 टाइप की प्रोसेस रहेगी। एक कोई तो प्रोसेस है, उसकी 2 ही कैटेगरी हो सकती है, एक तो वो IO बाउंड हो सकती है, यानी इट इज़ स्पेंडिंग मच मोर टाइम इन आउटपुट एंड इनपुट, और एल्स अनदर कैटेगरी इज CPU बाउंड प्रोसेस, मीन्स it is spending much more time in CPU only. So there are 2 types of a process, CPU bound processes and IO bound processes. Now next we will see scheduling criteria. क्राइटेरिया मतलब क्या है, कुछ तो कंडीशन शेड्यूलिंग करने के टाइम पे हम लोग को क्या सोचना होता है, ठीक है। फर्स्ट इज CPU यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब क्या, आप कोई भी चीज़ का कितना यूज़ करते हो। टारगेट क्या रहना चाहिए कि शेड्यूलिंग करते टाइम ऐसा कुछ तो शेड्यूलिंग बनाओ दैट CPU विल बी ऑलवेज बिजी। अगर CPU हमेशा बिजी है मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देगा। CPU रुका है बैठा है तो आउटपुट देगा क्या, नहीं। हम लोग ने घर पे काम करने के लिए आदमी रख दिया, वो आखा दिन बैठे रहते हैं, मतलब वो बिज़ी नहीं है, तो बट ऑब्वियस है घर पे कुछ काम नहीं होगा
लेकिन वो हमेशा कुछ काम कर रहे हैं, मतलब हमारे घर का काम आगे आगे बढ़ते जाता है। सिमिलर वे CPU यूटिलाइजेशन रेंज फ्रॉम, उसकी रेंज क्या रहेगी, हमेशा 0 से लेके 100 तक, वो परसेंटेज में गिनी जाती है। नॉर्मल रियल टाइम सिस्टम की रेंज क्या रहती है, CPU बिजी कितना रहता है, 40 to 90% बिजी हमेशा रहता है। सेकंड क्या है, थ्रूपुट। थ्रूपुट मतलब क्या है, एक मेज़र है कि आपका जो शेड्यूलिंग कर रहे हो उससे आउटपुट कितना आने वाला है। जैसे कि कोई भी CPU कुछ तो एग्जीक्यूट कर रहा है, सो नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट आर कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द थ्रूपुट। मतलब 1 मिनट में 100 प्रोसेस हो रही है और 1 मिनट में 10 प्रोसेस हो रही है, तो थ्रूपुट किसका ज़्यादा है, जो 100 प्रोसेस हो रही है उसका ज़्यादा है, और वही अच्छा है। इसी का मतलब क्या है, आपका CPU यूटिलाइजेशन अच्छा था, इसीलिए नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपके ज़्यादा हुए, इसलिए थ्रूपुट आपका बढ़ गया। नेक्स्ट क्या है, टर्न अराउंड टाइम। जो मैं पहले ही अभी बोला कि ऐसा कभी कभी रहता है कि प्रोसेस बहुत बड़ी रहती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई तो मतलब मेरा एग्जीक्यूशन नहीं चालू है। प्रोसेस चालू है आपका, मतलब जब भी मान लो आपको 10 रिज़ल्ट आने के बाद आपकी प्रोसेस टर्मिनेट होने वाली है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5 रिज़ल्ट आ गए और 5 पेंडिंग है, मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आपकी प्रोसेस काम नहीं कर रही है। उसका काम तभी चालू हो गया जब भी फर्स्ट रिज़ल्ट आ गया तभी। तो यही क्या था आपका टर्न अराउंड टाइम। व्हेन देयर आर मल्टीपल केसेस रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड, तो वो आने के लिए तो भाई टाइम लगने वाला है, वो टाइम पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज सुन एज द फर्स्ट आउटपुट इज अपियर्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू अपियर्ड फॉर द फर्स्ट आउटपुट इट इज़ कॉल्ड एज द टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट क्या है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब क्या है, वेट करना रहता है कि पहली प्रोसेस के लिए दूसरे को वेट करो, वेट दूसरी सेकंड थर्ड के लिए कर रही है, तो वो वेट कितना करे या फिर कम से कम करे। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस यूटिलाइजेशन। बैलेंस यूटिलाइजेशन मतलब क्या है कि और कितने यूटिलाइज, एक ही रिसोर्स पे या फिर एक ही चीज़ पे बहुत सारा लोड नहीं आए। ऐसा ना हो कि आपका CPU ही ओनली काम करे, इनपुट आउटपुट डिवाइस काम नहीं कर रहे, या फिर इनपुट डिवाइस काम कर रहे हैं वो टाइम पे CPU कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं। तो ओवरऑल जो कोई भी लोड रहेगा आपका वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब क्या है कि जब कभी भी आप कुछ भी इनपुट दोगे, आउटपुट दोगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ एक्सप्लेन करने में। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या है, स्टार्ट टू एंड वाला टाइम। मतलब प्रोसेस जब भी सबमिट करता हूँ मैं प्रोसेसर के पास, फिर वो एक एक आउटपुट दे और एट द एंडिंग पॉइंट लास्ट प्रोसेस आपकी पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूशन ख़त्म कर दे और पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ये क्या हो गया, पूरा टर्न अराउंड टाइम। लेकिन इन एवरी केस टर्न अराउंड टाइम कैनॉट बी कंसिडर्ड, कि कभी कभी क्या रहता है कि छोटे छोटे ऐसा करके बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, उसके लिए मुझे रुकना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रोसेस फुलफिल नहीं हो रही है या फिर मेरी प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है। इन दैट केस वी विल कंसिडर द क्राइटेरिया लाइक द रिस्पॉन्स टाइम। भले आपके 1000 आउटपुट आने बाकी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी प्रोसेस स्टे पे है या फिर वेट स्टेट पे है। शायद उसने नॉर्मल पहली वाली प्रोसेस के कंपैरिजन में बहुत सारा काम कर दिया हो, 100 आउटपुट आ गए हो, बट ऐसा हो के भी जिनको एक आउटपुट देना था वो प्रोसेस पूरी ख़त्म हो गई है, तो आपकी नज़र में क्या है, वो प्रोसेस पूरी टर्मिनेटेड है। और दूसरी प्रोसेस क्या है, अरे वो तो इनकम्प्लीट है, तो वो एफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी एफिशिएंट है, बट क्यों, उसके पास आउटपुट देने के लिए कम से कम 100 या 1000 बार उसको रिपीट करना है। तो वो टाइम पे हम लोग कौन सी केस को कंसिडर करेंगे, तो आपका रिस्पॉन्स टाइम। मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद प्रोग्राम को इनपुट दो, वो होने के बाद जैसे भी पहला आउटपुट आता है, मतलब क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, रिजल्ट आ गया, आंसर मिल गया, तो वही चीज़ क्या हो गई, आपकी रिस्पॉन्स टाइम। तो ये थे आपके शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, कौन से CPU यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, बैलेंस यूटिलाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टाइम।
एग्ज़ाम में पूछते हैं और पूछते ही है, 4 मार्क या 3 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक क्या देखा, CPU शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग क्यों करना है, शेड्यूलिंग का मॉडल, शेड्यूलिंग का ऑब्जेक्टिव जो थे फेयरनेस, मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, पॉलिसी एनफोर्समेंट, अवॉइड इनडेफिनाइट पोस्टपोनमेंट, रिस्पॉन्स टाइम, मिनिमाइज ओवरहेड, टर्न अराउंड, मैक्सिमाइज थ्रूपुट, इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एनफोर्स प्रायोरिटी। इसके बाद देखा हम लोग ने बर्स्ट साइकिल, जो था CPU बर्स्ट, IO बर्स्ट। बर्स्ट मतलब टाइम पीरियड कंसिडर करो, प्रोसेस स्टार्ट हमेशा होगी CPU बर्स्ट से, एंडिंग होगी IO बर्स्ट से, उसके बीच में वो CPU टू IO, IO टू CPU होगा उसका। नेक्स्ट देखा हम लोग ने 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, CPU बाउंड प्रोसेस एंड IO बाउंड प्रोसेस। IO बाउंड प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो इनपुट आउटपुट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, और दूसरी प्रोसेस कौन सी है, CPU बाउंड प्रोसेस है जो CPU में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। वापस बोलता हूँ, बुक रखो, बुक पढ़ना चालू करो, डाउट रहेगा तो ईमेल, व्हाट्सएप, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल या फिर और कोई तरीका है तो उसके थ्रू डाउट पूछो। थैंक यू।